शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। भाषा में रुचि रखने वाले एक मित्र ने मेरे पास दो छोटे छोटे वीडियो भेजे हैं। एक वीडियो है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का और दूसरा है अंकित अवस्थी जी का। ये दोनों ही लोग डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और अंकित अवस्थी देश के जाने माने शिक्षक हैं, शानदार शिक्षक हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और साथ में जीवन से जुड़ी हुई काम की बातें भी बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे लोग इन दोनों शिक्षकों की बहुत इज्जत करते हैं, काफ़ी मान देते हैं, बल्कि मेरे जैसा व्यक्ति तो इन शिक्षकों को आदर्श शिक्षकों की श्रेणी में रखता है। और मेरे ख्याल से देश में लाखों विद्यार्थी हैं, लाखों बुद्धिजीवी हैं जो इन शिक्षकों की काफ़ी इज्जत करते हैं। इसी तरह से देश में और भी कई शिक्षक हैं जो शानदार काम कर रहे हैं। खैर, मेरे पास डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और अंकित अवस्थी के दो वीडियो क्लिप आए हैं और सवाल चूंकि भाषा से जुड़ा हुआ है इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। अब बात क्या है, सवाल क्या है और उस पर मेरी राय क्या है, इसको जानने के लिए पहले इन दोनों शिक्षकों की बात को सुनिए। सबसे पहले डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है। जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है। वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं, एक वाक्य वे बोल रहे हैं, उसका एक अंश है और अधिकांश मामलों में। इसी तरह से वे कह रहे हैं जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में अधिकांश धर्म पैदा हुए। अधिकांश धर्म पैदा हुए तो मामला है अधिकांश का। इसी तरह से अंकित अवस्थी जी को सुनिए। संदीप माहेश्वरी जी को 3 करोड़ के आसपास लोग जानते हैं। हनी सिंह को हिंदी बेल्ट में सुनने वाले अधिकांश लोग जानते हैं। अंकित अवस्थी जी कहते हैं हनी सिंह को हिंदी बेल्ट में सुनने वाले अधिकांश लोग जानते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। दरअसल सवाल यह पूछा गया है कि अधिकांश शब्द का प्रयोग क्या यहाँ सही ढंग से किया गया है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह शब्द इस्तेमाल करते हैं और लगभग इसी तरह से करते हैं। जाहिर सी बात है अगर इस पर सवाल किया जाए तो आश्चर्य होगा कि भला ऐसा प्रयोग क्या गलत भी हो सकता है। अब बात यह है कि मैं इस पर क्या सोचता हूँ, उसे जाहिर करने से पहले एक सफाई अपनी ओर से दे देना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मेरी तरफ से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और अंकित अवस्थी पर कोई सवाल पैदा होता है तो मैं मानता हूँ कि उससे पहले मेरे खुद के ऊपर उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल पैदा होता है। उसका कारण यह है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ उसका प्रभाव मेरी बोलचाल पर है, मेरी भाषा पर है, मेरी शैली पर है। कई बार मैं मानक हिंदी के हिसाब से नहीं बोलता हूँ, कई गलतियाँ करता हूँ। इसके अलावा वैसे भी मेरा बोलने का कोई बहुत अच्छा अभ्यास नहीं रहा है, तो मैं बोलने के मामले में अपनी हिंदी को बहुत साफ सुथरी नहीं कह सकता। हाँ, लिखने के मामले में ज़रूर कह सकता हूँ कि हम थोड़ा आश्वस्त होकर लिखते हैं, थोड़ी सहूलियत होती है, वक्त होता है, हम देखभाल कर अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। हम सोच विचार कर लिखते हैं तो गलतियों की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। लिखने के मामले में तो बात ठीक है, पर मैं मानता हूँ कि बोलने के मामले में भी कितनी ही खराब हमारी आदत क्यों न हो, अगर सुधार की दिशा में बढ़ें तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात होगी। इसी भावना के साथ मैं अपनी राय जाहिर करूंगा कि कोई शब्द यदि सही संदर्भ में सही ढंग से इस्तेमाल हो तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है और उस शब्द का सही अर्थ ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने आता है। बात यह भी है कि शब्दों का सही प्रयोग अगर हम करेंगे तो हमारे बाद की पीढ़ियां भी उनका सही प्रयोग करना सीखेंगी। मैं समझता हूं कि साफ सुथरी भाषा के लिए हमें सचेत रहना ही चाहिए, यह अच्छी बात है। अब बात यह कि अधिकांश शब्द को समझने की कोशिश करें कि यह वास्तव में किस तरह किन संदर्भों में प्रयोग होना चाहिए। यह समझने के लिए इसी के साथ एक और शब्द लीजिए जो प्रायः इसी के समानांतर प्रयोग किया जाता है। वह शब्द है अधिकतर। अधिकांश और अधिकतर को एक साथ लेकर देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए कि बात क्या है। इन दोनों शब्दों को हम आम तौर पर एक ही तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ी और समझदारी दिखाएं तो इनका प्रयोग हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आइए पहले अधिकांश को समझते हैं। अधिकांश में 2 शब्द मिले हुए हैं।
अधिक और अंश दोनों में दीर्घ संधि हुई और बना अधिकांश। अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। वैसे अंश के कुछ और भी अर्थ हैं, जैसे कि स्कंध या कंधा। अंश का मतलब संतान भी होता है। रेखा गणित में जब हम कोण नापते हैं तो उसकी भी एक इकाई है अंश, यानी समकोण का 1/90 हिस्सा। तापमान को भी अंश में नापा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम डिग्री कहते हैं। खैर, अंश के केवल हिस्सा या भाग वाले अर्थ से ही हमारा यहाँ लेना देना है, उसी के हिसाब से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। अधिकांश में जो पहला शब्द है अधिक, उसका मतलब हम जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। इस तरह अधिकांश का मतलब हुआ अधिक हिस्सा या अधिक भाग। अब समझने की ज़रूरत है कि भाग या हिस्सा किस चीज़ का संभव है। जाहिर है कोई भी एक इकाई होगी या कोई एक चीज़ होगी जिसके हिस्से की बात की जा रही है। कोई मैदान हो सकता है, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई व्यक्ति या अन्य कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, इकाई के तौर पर कुछ भी हो सकता है। इतना ज़रूर है कि जो भी होगा वह पूरी एक इकाई के तौर पर होगा। जिसके किसी एक छोटे या बड़े हिस्से की बात होती है तो वह अंश होता है। अंश यानी किसी एक इकाई के बड़े या छोटे हिस्से की बात। इसका मतलब यह है कि अधिकांश शब्द में किसी एक इकाई के अधिक भाग की बात है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, भाजपा या कांग्रेस दफ्तर का अधिकांश चापलूसों से भरा पड़ा है। मतलब हुआ कि भाजपा या कांग्रेस दफ्तर एक इकाई है और उसके बहुत बड़े हिस्से में चापलूस पाए जाते हैं। इसी तरह से उदाहरण ले सकते हैं कि मेज़ का अधिकांश फालतू किताबों से भरा पड़ा है। यानी मेज़ एक इकाई है और उसका काफ़ी हिस्सा बेकार किस्म की किताबों से भरा हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रपति भवन का अधिकांश खाली पड़ा है। यानी राष्ट्रपति भवन एक इकाई है जिसका ज़्यादा हिस्सा खाली है। इसी तरह एक उदाहरण ले सकते हैं आप कि इस देश की संसद का अधिकांश गिरहकट नेताओं से भरा है। इस देश की संसद का अधिकांश गिरहकट नेताओं से भरा है। माफ़ कीजिएगा, हमारे नेताओं में बहुत अच्छे भले लोग हैं, इसलिए इसे सिर्फ उदाहरण समझिए, सत्य वचन मानने की ज़रूरत नहीं है। तो वाक्य का मतलब यह हुआ कि संसद एक इकाई है और उसका अधिक भाग गिरहकट नेताओं से भरा है। ये सब उदाहरण हैं अधिकांश शब्द के प्रयोग के, जहां किसी एक इकाई के हिस्से की बात हो रही है। लेकिन जब एक इकाई के बजाय बहुत सारी इकाइयां हों, बहुत सी चीज़ें हों और वे चीज़ें गिनी जा सकती हों तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। गिनी जा सकने वाली चीज़ों के लिए अधिकांश नहीं बल्कि अधिकतर शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि बात हो कि भारत के सभी राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता दूध के धुले हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता दूध के धुले हैं। इसका मतलब है राजनीतिक दलों में बहुत सारे नेता हैं और वे गिने जा सकते हैं, इसलिए यहाँ अधिकांश के बजाय अधिकतर का प्रयोग ज़्यादा उचित है। राजनीतिक दलों के अधिकांश नेता नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता। इसी तरह से एक वाक्य का उदाहरण और ले सकते हैं, पार्टी कोई भी हो, आपको यह नहीं कहना चाहिए कि उसके अधिकतर नेता और कार्यकर्ता पूर्व जन्म में गुबरैले थे। यहाँ चूंकि नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए अधिकतर का प्रयोग उचित है, अधिकांश का नहीं। लेकिन यदि कहा जाए कि नेताओं की जुटाई गई भीड़ का अधिकांश, तो यहाँ अधिकांश का प्रयोग उचित है, क्योंकि भीड़ एक इकाई हो गई, यहाँ गिनने वाली कोई स्थिति नहीं रही। भीड़ जब एक इकाई के तौर पर होगी तो भीड़ का अधिकांश कहना सही है, लेकिन जब भीड़ में से आधे से ज़्यादा लोग चले जाएं तो होगा भीड़ में से अधिकतर लोग चले गए। भीड़ का के बजाय भीड़ में से कहते ही अधिकांश के बजाय अधिकतर कहना उचित होगा, क्योंकि यहाँ भीड़ के बड़े हिस्से के चले जाने के बजाय भीड़ में से ज़्यादातर लोगों के चले जाने की बात आप कर रहे हैं और लोगों को गिना जा सकता है। मौका देखते ही भीड़ का अधिकांश गायब हो गया। मौका देखते ही भीड़ का अधिकांश गायब हो गया कहना ठीक है, और इसी तरह से मौका देखते ही भीड़ में से अधिकतर लोग गायब हो गए कहना भी ठीक है। यह शब्दों का सामान्य प्रयोग है। असल में अधिकतर के कई और रोचक प्रयोग हैं। अधिकतर सामान्य रूप से आधे से अधिक की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन तर शब्द का मतलब यह बिल्कुल न समझिए कि यह प्रत्यय सिर्फ गिनती के लिए ही इस्तेमाल होता है। तर वास्तव में संस्कृत के तरफ से बना है। तरफ
और एक ऐसा प्रत्यय है जो गुणवाचक विशेषणों और क्रिया विशेषणों से जुड़कर तुलनात्मक अधिक या अपेक्षाकृत अधिक का भाव व्यक्त करता है। जैसे नवीन है तो इसमें तर लगाकर बनेगा नवीनतर। सुंदर शब्द है तो सुंदर से सुंदरतर। सुंदर से ज्यादा सुंदरता की बात हो तो सुंदरतर। इससे भी बात आगे बढ़ जाए तो होगा सुंदरतम। इसी तरह से नवीनतर से आगे नवीनतम। तो इस तरह से तर प्रत्यय लगने के बाद शब्द का अर्थ जो मिलता है वह आधे से अधिक संख्या या भाग का होता है। आधे से अधिक अधिकतर और उससे भी अधिक हो तो अधिकतम होता है। यों तर जब प्रत्यय से इतर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके और भी कई अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए तर का अर्थ तल यानी नीचे का भाग और वृक्ष या पेड़ भी होता है, जिसके लिए संस्कृत में मूल शब्द है तरु। तर का मतलब तरना भी होता है। उदाहरण के लिए राम नाम को जप कर भवसागर जल्दी तर। तर फारसी का भी अव्यय है, ज्यादातर में यही वाला तर है। ज्यादा धनतर बराबर अधिकतर, इसका मतलब बहुधा अक्सर। फारसी का विशेषण तर हिंदी में खूब प्रचलित है। इस तर का मतलब है गीला, भीगा हुआ, आर्द्र, नवीन, घी आदि में डूबा हुआ, मालदार आदि। प्रत्यय के रूप में प्रयोग होने पर अत्यधिक का भाव देता है यह, जैसे कि खूबतर अर्थात बहुत अधिक उत्तम या सुंदर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि अधिकांश यानी किसी क्षेत्र समुदाय का आधे से अधिक अंश और अधिकतर यानी आधे से अधिक संख्या या भाग। तो एक बात तो यह हुई कि जहां एक इकाई की बात हो वहां बात स्पष्ट है कि अधिकांश का प्रयोग बेहतर है, और जहां गिनी जा सकने वाली चीज़ों की बात हो वहां अधिकतर का प्रयोग उचित है। शब्दों का इस तरह प्रयोग हो तो अच्छा है, बाकी तो खैर बोलचाल में जैसी आदत पड़ी हुई है उसी तरह से शब्दों का प्रयोग हम लोग करते ही हैं। यदि कोई गलत प्रयोग भी अनवधानता के चलते बार बार व्यवहार में चलता रहे, आम लोग भी उसके आदी हो गए हों, तो ऐसे प्रयोगों को देर सवेर मानक भी मान ही लिया जाता है। बहरहाल अच्छा यही है कि भाषा को जितना साफ सुथरा शुद्ध रखा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य समाज की प्रगति का मूल आधार वास्तव में भाषा ही है। आज बस इतना ही। पूरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।